संस्कृत बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे सवर्ण संज्ञा के संदर्भ में। इसके पूर्व में भरतराजकृत लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के प्रथम प्रकरण संज्ञा प्रकरण के संदर्भ में 6 भागों में विशिष्ट चर्चाएं की जा चुकी हैं। सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों का संदर्भ लेते हुए उसके वैज्ञानिक स्वरूप पर प्रकाश डाला गया था और उसके साथ ही उस पर एक विशिष्ट मीमांसा, उसके बाद उससे बनने वाले प्रत्याहार, फिर माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार मीमांसा और उसके अनंतर स्वरों के भेद और फिर तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस विशिष्ट सूत्र के अवतरण के साथ आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, इतनी चर्चा अब तक हो चुकी थी। आज चर्चा का मुख्य विषय है संस्कृत व्याकरण सवर्ण संज्ञा, संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत ये शीर्षक है जो ऊपर लिख दिया गया है। मित्रों, यद्यपि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम यह सूत्र पूर्व में भी आ चुका था और उसमें जो सवर्ण संज्ञा शब्द है इसका प्रयोग किया जा चुका था और उसके प्रयोग में उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न की बात भी आ चुकी थी, परंतु पुनरपि वहां हमने सवर्ण संज्ञा विषयक मुख्य विवेचन नहीं किया था, बल्कि वहां हमने उच्चारण स्थान का पृथक और आभ्यंतर प्रयत्न तथा बाह्य प्रयत्न का भी पृथक पृथक वर्णन किया था, विवेचन किया था। अब इन सबके मीमांसन के बाद पुनः हम उस मूल सूत्र पर आते हैं। यह सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, अत्यधिक ख्याति लब्ध है, छोटी मंझली बड़ी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपादेय है। इसलिए इसके अंतर्गत वरदराज ने जो वृत्तियां लिखी हैं वे भी अत्यंत उपादेय हैं और हमने पूर्ववर्ती भागों में भी इस बात को कहा है कि जिन विद्यार्थियों को यह न याद हो, वृत्तियां न स्मृति में हो पाई हो, वे प्रयास करें, उसे रट डालें, क्योंकि कभी कभी बार बार सोच करके स्मृति में लाने से समय भी लगता है और गलत भी होने की संभावनाएं रहती हैं और सवाल प्रत्येक परीक्षा में पूछा ही जाना रहता है। इस अपेक्षा से मैंने कहा कि बार बार उसका पारायण करने से वह याद हो जाएगा। तो जो मुख्य सूत्र रहा है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यह कहता है कि आस्य, आस्य माने मुख के भीतर रहने वाले जो उच्चारण स्थान है तथा प्रयत्न माने जो प्रयास किए जाते हैं, जो चेष्टाएं की जाती हैं, कोशिशें की जाती हैं, ये दोनों जिनके तुल्य माने बराबर हों उनका नाम सवर्ण माने सवर्ण है। आस माने मुखस्थ उच्चारण स्थल और प्रयत्न माने प्रयास, ये दोनों जिनके तुल्य माने बराबर हों वे आपस में सवर्ण कहे जाएं, यही यह सूत्र कहता है। इसको संस्कृत में जब अलग अलग करते हैं तो आस्य मुखे भवमिति आस्यम, प्रकृष्टो प्राक्तनो वा यतनः प्रयत्न, तुल्यो आस्य प्रयत्नो यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण, क्योंकि सवर्णम का ये विशेषण है तो इसलिए तुल्यास्य प्रयत्नम बहुव्रीहि समास के अंतर्गत बन जाता है। अब चूंकि सवर्णम नपुंसक लिंग में है इसलिए तुल्यास्य प्रयत्नम भी नपुंसक लिंग में बना, अन्यथा यत धातु से नंग प्रत्यय लग करके यतनः शब्द बनता है, तो इसलिए प्रायः यतनः प्रयत्नः का ही प्रयोग होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो तुल्यास्य प्रयत्नम बना है ये बहुव्रीहि समासांतर्गत होकर के सवर्णम का विशेषण होने के कारण नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है, तो इसलिए तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम ये सूत्र है। वरदराज ने लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में अपना क्रम चलाया है
10वें नंबर पर इसको रखा है, जबकि जो पाणिनीय अष्टाध्यायी है उसमें यह क्रम 119 अर्थात पहले अध्याय के पहले पाद का 9वां सूत्र है, ये उन्होंने विन्यस्त किया है। अब ये कहते हैं कि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिनके बराबर हों उनका नाम सवर्ण है। सवर्ण शब्द का सामान्य सदृश वर्ण यह अर्थ किया जाता है। वृणु वर्ण ने धातु से घई प्रत्यय वर्ण और सह के अर्थ में स लगा तो वर्ण ही सह इति सवर्णम। इसलिए जो वर्णों को साथ रखते हैं अर्थात उनमें यह सामर्थ्य है कि वे वर्ण परस्पर एक ही सदृश हैं, अतएव सवर्ण हैं। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में ये सवर्ण शब्द है, ये सवर्ण यहाँ संज्ञा है। अतएव एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम एक संज्ञा सूत्र है। इसके पूर्ववर्ती भागों में भी इनकी चर्चा मैंने कर दी थी। तो इसलिए कौन से सूत्र विधि सूत्र हैं, कौन से सूत्र संज्ञा सूत्र हैं, यहाँ 10 नंबर है। इसके पहले 9 सूत्र और आए हैं, तो इन कुल 10 सूत्रों में केवल एक सूत्र तस्य लोपः भर विधि सूत्र है, बाकी सब संज्ञा सूत्र है। तो इसलिए क्योंकि ये संज्ञा का प्रकरण ही है, तो संज्ञा प्रकरण होने के कारण मुख्य रूप से तो संज्ञाएं ही यहाँ परिगणित हैं, लेकिन सभी संज्ञाएं हैं ये न समझिएगा। तो इसलिए और इकट्ठी कभी मूर्ख लोग 25-50 संज्ञाएं इकट्ठे पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं भूल जाएगा। तो इसलिए अवसर अवसर पर जब जब आवे, कुछ संज्ञाएं संधि में आएंगी, कुछ संज्ञाएं कारक में आएंगी, कुछ संज्ञाएं समास में आएंगी। तो इसलिए जब जिन संज्ञाओं की चर्चा आवे उस प्रसंग में उसको अधीत करेंगे तो धीरे धीरे करके हमें सैकड़ों संज्ञाओं का परिज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ सामान्य रूप से जिन संज्ञाओं की आवश्यकता संधि के पूर्व में थी उनकी उन अपेक्षाओं से यहाँ पर वे चर्चित किए गए हैं। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम ये उनके अष्टाध्यायी का, पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 9वां सूत्र है। तो इसलिए सवर्ण एक संज्ञा है। ये सवर्ण अत्यंत महत्वपूर्ण है और वहां कहा गया था कि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं। जिन जिन वर्णों के उच्चारण स्थान या जिन जिन वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न बराबर हों, तुल्य हों, वे परस्पर सवर्ण संज्ञक हैं, सवर्ण संज्ञा का बोध कराते हैं। अब यहाँ पर एक बात दिख रही है कि आभ्यंतर प्रयत्न के साथ बाह्य यत्न भी होते हैं। उनको खैर बाह्य प्रयत्न नहीं कहा जाता, बाह्य यत्न ही कहा जाता है। उसका कारण भी यही है कि यहाँ जो परिगणन है वह केवल आभ्यंतर प्रयत्न का है, बाह्य का नहीं है। इसीलिए इन्होंने तुल्यास्य यत्नम नहीं कहा, तुल्यास्य प्रयत्नम कहा, क्योंकि यहाँ तो वैयाकरण मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते। तो इसलिए आधी मात्रा घट जाए तो पुत्रोत्सव, पुत्रोत्पत्ति के उत्सव के सदृश सुख का अनुभव करते हैं। तो यहाँ वाला प्र क्यों बढ़ाते? तो इसलिए यहाँ प्र सिर्फ इसलिए बढ़ाए कि बात स्पष्ट हो जाए कि बाह्य यत्न यहाँ परिगणित नहीं है, यहाँ केवल 2 का ही परिगणन है, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। तो ये जो बाह्य यत्न है वे जब नैकट्य मीमांसा की जाती है, माने कौन से वर्ण सर्वाधिक करीब हैं, तो ऐसे स्थलों पर वहां उनकी चर्चा भी होती है। ये सब बात मैंने पहले प्रकरणों में बता भी दिया है। अब यहाँ हमें मुख्य रूप से ये बताना है कि ये जो सवर्ण संज्ञा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण मुख्य सूत्र से की गई है, जिनमें उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न लिए गए हैं, इनमें और कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। तो कुछ मुख्य बातें हैं, उन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर हायर एजुकेशन में, यूजीसी में और उच्च स्तरीय परीक्षाओं में कभी कभी साक्षात्कार में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और यदि शिक्षार्थी, प्रतियोगी, प्रतिस्पर्धी जरा भ्रांत है तो फिर उसके लिए समस्या बन जाती है। इसलिए जो भी देखें, जो भी पढ़ें, जिसका भी अध्ययन करें, बिल्कुल खंगाल लें
तो इसलिए बाल में खाल निकालने की प्रवृत्ति रखें। लिहाजा कोई भी सूत्र, कोई भी शब्द, कोई भी वर्ण बिल्कुल छन कर सामने आ जाएगा तो उसमें कोई समस्या नहीं रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। उसको निर्वचन व्युत्पत्ति के तरह से पढ़ें, ये तरीका बनाओ। तो यहाँ जो मुख्य बिंदु हैं, इनमें कहा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण में जो तुल्य शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तुल्य का मतलब है बराबर होना, अर्थात उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न के मामले में जिन वर्णों की सवर्ण संज्ञा की जा रही है, इनके द्वारा जो जो वर्ण परस्पर सवर्ण माने समान वर्ण कहे जा रहे हैं, वे समान वर्ण संपूर्णता के साथ हो, इसलिए यहां तुल्य शब्द आया है। तो तुल्य शब्द संपूर्णता के अर्थ का वाही है। इसको हमने यहां मुख्य बिंदु 4 बिंदु लिखा है। तो मैंने 4 मेन पॉइंट्स हैं। तो उनमें पहला है नैखिल्य की अपेक्षा। ये जो नैखिल्य है निखिल शब्द से बना है। नैखिल्य माने संपूर्णता, तो इसलिए संपूर्णता की अपेक्षा होती है। माने ये ध्यान रखना होगा कि एक वर्ण दूसरे वर्ण के संपूर्णता के साथ करीब है कि नहीं। अगर संपूर्णता के साथ करीब है तब तो वे आपस में सवर्ण संज्ञक हैं, अन्यथा उनकी सवर्ण संज्ञा संभव नहीं होगी। कैसे, जरा किसी उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। तो ये बगल में उदाहरण भी लिख दिया गया। जैसे ई और ए, इन दोनों को कोई कहे कि ये परस्पर सवर्ण संज्ञक हैं अथवा नहीं है, तो आप विचार करेंगे। जब ई कहेंगे तो ई को सोचेंगे कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो आप देखेंगे इचु यशा नाम ताल, माने इनका उच्चारण स्थान ताल है। ए का देखेंगे, ए दई तो हो कंठ ताल, माने ए का है कंठ और ताल, वहां 2 है, यहां 1 है। फिर आप आभ्यंतर प्रयत्न से देखेंगे तो विवृत स्वरा, विवृत होते हैं सभी स्वर, तो उस मामले में भी बैठ रहा है। और उच्चारण स्थान में तालु के मामले में भी दोनों में सादृश्य दिख रहा है। किंतु फिर भी जब उच्चारण स्थान के मामले से विचार करते हैं तो यहाँ ई का इचु यशा नाम तालु से केवल तालु ही उच्चारण स्थान है, जबकि ए में कंठ और तालु दोनों है। ए बना कैसे है, ए में अ और ई का मिश्रण है, अ और ई को मिलाकर ए बनाया गया है। अब अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, अपुह विसर्जनीय नाम कंठ, आई का इचु यशा नाम ताल। तो चूंकि ए अ और ई से बना है, इसलिए अ और ई दोनों का ही उच्चारण स्थान अलग अलग जो कंठ ताल है उसको मिला करके ही ए का उच्चारण संभव हो सकेगा। इसलिए वृत्तिकार ने लिख दिया है ए दैतो कंठ ताल, माने ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु दोनों है। तो अब यहाँ ई का केवल तालु है और ए का कंठ तालु दोनों है। तो जब दोनों हैं तो इसके 2 हो गए, इसके 1 ही रह गया। तो 1 और इसके 2, इन दोनों में बराबरी कहाँ हो पाई। और जब बराबरी नहीं हो पाई तो ये परस्पर सवर्ण संज्ञक नहीं कहलाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखने की अपेक्षा है। तो इसलिए यहाँ संपूर्णता के साथ उनका सवर्ण संज्ञक होना आवश्यक है। इसलिए पहला पॉइंट है नैखिल्य की अपेक्षा। अब इसी में दूसरी बात ये भी ध्यान देने की है कि ठीक है, अगर वे दोनों एक एक उच्चारण स्थान वाले नहीं हैं, बल्कि कोई 2 उच्चारण स्थान वाला है, कोई 1 ही है, तो ये आपस में सवर्ण नहीं होंगे बल्कि असवर्ण हो जाएंगे, माने सदृश वर्ण नहीं कहे जाएंगे। लेकिन कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है, जैसे वाक शब्द है और वाक शब्द में मयक प्रत्यय लगता है तो शब्द बनता है वांग्मय। तो वांग्मय में यहाँ अंगा आ जाता है, वाकमय नहीं रहता। आजकल बड़ी खिन्नता होती है, कभी कभी देखता हूँ बच्चे बना लेते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर क्या बना रहे हैं, उन्हें स्वयं ही नहीं मालूम रहता, तो वाकमय लिख देते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना होता है कि कौन सा सूत्र उसकी नित्य व्यवस्था करता है, कौन उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करता है। तो इसलिए जो वांग्मय में वांग अंग का आगमन है, यह क के स्थान पर ही तो है। तो इसलिए अगर क के स्थान पर अंग है तो इसका मतलब क और अंग सवर्ण है।
अन्यथा आएगा कैसे? माने क और अंग परस्पर सवर्ण है तो कैसे होंगे भाई? क वर्ग का उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीय नाम कंठ से कंठ होता है। कु माने क ख ग घ अंग, ये पांचों आ जाते हैं तो इसलिए अंग भी आ गया उसी में और क भी आ गया तो हो गया। तो इसलिए इस मामले में तो एक कंठ ही दोनों का उच्चारण स्थान है। आभ्यंतर प्रति की कोई बात ही नहीं है, उसमें कादयो मावसाना है स्पर्शात, कैसे लेकर के म तक 25 वर्ण सब स्पर्श वर्ण है तो उसमें अंग भी है और क भी है। किंतु जहां यमंगण नाम नासिका च ये वाक्य आता है, ये वृत्ति आगे में भरतनाथ ने लिखा है कि यमंगण नाम यम अंगण न 5 तो हैं ये, और इन 5 का उच्चारण स्थान नासिका च, नासिका भी है और मुख भी है। तो अब यहां तो मामला फंसा, माने ये जो अंग है इसके 2 उच्चारण स्थान है, मुख भी है और नासिका भी है, जबकि क है इसका केवल मुख भर ही है, नासिका नहीं है। तो अब यहाँ 2 हो गए, यहाँ एक ही रह गया, अंग के 2 उच्चारण स्थान, अब का एक ही उच्चारण स्थान, तो यहाँ तो मामला डैमेज हो जाएगा। भाई भाषा पहले बनी, व्याकरण बाद में बना। बुद्धिमान लोग इसको ध्यान में रख कर आगे बढ़ते हैं, किंतु जो व्याकरणगत नियम है उनको तो भंग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उनमें क्या सूक्ष्मता है। पाणिनि त्रिकालदर्शी महर्षि थे, ये सामान्य महर्षि नहीं थे। इन्होंने नियमों को का केवल एक ही तरीका कहने का नहीं अपनाया है, विभिन्न तरीकों से इन्होंने अपनी बात कही है। अब यह कारण क्या है? तब अगर ऐसा असवर्ण हो जाएंगे ई और एक ही तरह, तब तो फिर क के स्थान पर अंग आ ही नहीं पाएगा और फिर भाषा में संघर्षण उत्पन्न होगा, विघटन उत्पन्न होगा, अनिष्ट हो जाएगा। अतएव इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। ये जो अंग का उच्चारण स्थान मुख के साथ साथ नासिका भी है, वह नासिका नाक तो अंदर के बजाय बाहर का हिस्सा है, क्योंकि अंदर रहने वाले जो उच्चारण स्थान हैं उनके सापेक्ष नासिका बाह्य है। अतएव जो आंतरिक हैं उन पर ही मुख्य रूप से दृष्टिपात किया जाना उचित है, समीचीन है, और बाह्य को उसके साथ आंतरिक के तरीके से जोड़ लेना समीचीन नहीं है। अतएव वहां केवल नासिका जो उच्चारण स्थान बढ़ रहा है वह बाह्य स्वरूपगत होने के कारण यहाँ परिगणित करने योग्य नहीं है। अतएव मुख के मामले में दोनों ही बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों आपस में सवर्ण कह दिए जाते हैं। क और अंग दोनों का ही उच्चारण स्थान एक होने के कारण, कंठगत होने के कारण सवर्ण कह दिया जाता है। यहाँ तो चूंकि कंठ और ताल दोनों ही आंतरिक थे, इसलिए यहाँ यह समस्या उत्पन्न होती थी और वे सवर्ण नहीं कहे जा सकते थे। किंतु ऐसे स्थलों पर ध्यान रखना होगा जहाँ बात नासिका की आएगी, वहाँ इस बात को ध्यान रखना आवश्यक है कि जो मुखस्थ उच्चारण स्थान है उनके सापेक्ष नासिका बाह्यगत रूप में स्वीकार की जाती है, इसलिए वहां वे सवर्ण संज्ञक होंगे। तो इसलिए वाक का जो ककार है और वांग का जो गकार है ये क और ग सवर्ण संज्ञक हैं ये। तो इसलिए नैखिल्य की अपेक्षा एक मेन पॉइंट है, इस पर ध्यान रखिएगा। दूसरा बिंदु कभी कभार उच्च स्तरीय परीक्षाओं में पूछा जाता है, ए आई और ओ औ इन दोनों का ही उच्चारण स्थान एक है। तो यहाँ ए दैतो हो कंठताल, एत और ऐत अर्थात ए और औ, ये जो ता कहने की प्रवृत्ति है ये भी कई स्थान पर अलग अलग है। कहीं सुष्ठुता के अर्थ का व्यवहार है, कहीं पर उनके स्वरों आदि के प्रदर्शन का व्यवहार है, तपरस तत्काल से आदि के द्वारा किया गया प्रयोजन है। तो इसलिए ये पृथक पृथक हैं। तो यहाँ एत और ऐत माने ए और ऐ ये 2 वर्ण हैं। तो जो ए और ऐ है ये दोनों स्वर हैं। अब ये दोनों तो एक ही जगह के हैं, कंठ ताल, माने कंठ और ताल दोनों मिल करके दोनों से निकले हैं, दोनों इनके उच्चारण स्थल हैं। और विवृत स्वराह में आभ्यंतर प्रत्यय के मामले में भी दोनों स्वर ही हैं, तो फिर ये तो सवर्ण हो जाने चाहिए।
और इसी तरह से ओ और औ को भी ओदौतो कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ इनके भी उच्चारण स्थान है एक ही। और आभ्यंतर प्रयत्न भी, ये दोनों स्वर है, इसलिए विवृता स्वरा से ये भी स्वर है। तो ये ए और ऐ तथा ओ और औ ये आपस में तो श्रवण होने चाहिए। ए का स्वरण ऐ, ओ का स्वरण औ। तो ये दोनों जो परस्पर स्वरण के बोधी होने चाहिए वे क्या नहीं है बोधी? भाषा पहले बनी, व्याकरण बाद में बना। तो इसलिए उन्होंने कभी नियमों से और कभी सूत्रों में ही कोई पल्लवन कर दिया, कभी उदाहरण से ही बात पुष्ट होने लगती है। माहेश्वर सूत्र में आचार्य पाणि ने पाठ किया अयुण ऋलिक एओंग ऐ औच। जो एओंग कहा, ए के साथ ओ को रखा, माने ए के साथ ऐ को नहीं रखा। अगर ए के साथ ऐ को रखते तो केवल सूत्र ऐंग हो जाता। तो जब ऐंग हो जाता तो एक मात्रा घट जाती। तो ऐंग और एओंग में अंतर है, एओंग में ज्यादा है, ऐंग में कम है। अब वैयाकरण कहता है आधी मात्रा भी घट जाए तो हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी। तो फिर ऐसा क्यों किया? तो उनका प्रयोजन था कि एओंग और ऐ औच ये दोनों पृथक पृथक किए गए, अर्थात ए का परिगणन अलग हुआ और ऐ का अलग हुआ। इसी प्रकार ओ का अलग हुआ और औ का अलग हुआ। ये सिर्फ इसलिए किए कि आपस में सवर्ण संज्ञक नहीं होते। भाषा में इनके स्वरूप इस तरह के नहीं देखे जाते। अतएव माहेश्वर सूत्र में संधारित किए गए लक्षणों के आधार पर यह बात सिद्ध होती है कि ए और ऐ एक उच्चारण स्थान वाले और एक आभ्यंतर प्रयत्न वाले होने के बावजूद भी सवर्ण संज्ञक नहीं होते। और ओ और औ इसी प्रकार से एक ही उच्चारण स्थान से निर्गत होने तथा एक ही आभ्यंतर प्रयत्न से संबद्ध होने के बावजूद सवर्ण नहीं होते। इसलिए लिख दिया गया है ओ औ आगे असवर्ण। ये भी मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, रि लृ वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। ये भूल हो गई थी, चूक हो गई थी पाणिनि से, जिसको कात्यायन ने अपने वार्तिकों में थाम लिया। उन्होंने पहला वार्तिक लिखा है जो भरद्वाज ने संज्ञा प्रकरण में उतारा है। रि लृ वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। उन्होंने कहा रि और लृ ये दो वर्ण हैं, दोनों के उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न हैं। तो इसलिए रि का ऋतुलक्षणम मूर्धा है, मूर्धा उच्चारण स्थान है। अनृतुलक्षणम दंता है, लृ का उच्चारण स्थान दांत है। तो इसलिए मूर्धा और दांत में तो फासला है। तो ऐसी स्थिति में दोनों के उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न है, लिहाजा ये सवर्ण नहीं कहे जा सकते। बावजूद उसके भाषा में तलकार आदि ऐसे शब्द हैं मिले हैं जहां पर रि और लृ में अभेद है। तो इसलिए दोनों को सवर्ण मानना आवश्यक हो गया। तो इसलिए इन्होंने वार्तिक कहा कि रि और लृ इन दोनों वर्णों के पृथक पृथक उच्चारण स्थान के होते हुए भी मिथा, मिथा माने परस्पर आपस में सावर्ण वाच्यम, इनका सावर्ण कहना चाहिए, इनकी सवर्णता कही जानी चाहिए। तो यहां लिख दिया रि और लृ दोनों पारस्परिक रूप से सवर्ण हैं। तो तमाम सारे इस प्रकार के शब्द मिलते हैं जिनमें ऐसा देखा जाता है। ये तीसरी बात होगी। चौथी बात है, ये मामले तमाम प्रकरणों में आते ही हैं। अब संधि आएगी, कारक आएगा, वहां देखेंगे तमाम बातें होंगी। और पारस्परिक रूप में जहां संघर्षण का प्रवर्तन होने लगेगा वहां किस तरह से उन संशयों का निराकरण किया जाता है उसको भी देखेंगे। चौथा है मुनित्रय निदर्शन। तीन मुनि है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि सूत्रकार है, कात्यायन वार्तिककार है और पतंजलि भाष्यकार है। तो इसलिए ये तीनों 500 साल के इर्द गिर्द में आ गए हैं। माने न्यूनतम बाह्य समीक्षकों के आधार पर ही लिया जाता है तो भी कम से कम 500 ईसा पूर्व में पाणिनि और 400-450 ईसा पूर्व में कात्यायन और लगभग 150 ईसा पूर्व में पतंजलि। ये तीनों मुनि आए हैं। ये इन तीनों को मुनित्रयी कहा जाता है क्योंकि यही तीन पारस्परिक रूप से पाणिनि के अष्टाध्यायी को पुष्ट करने का श्रेय कात्यायन को और कात्यायन के वार्तिकों को और अधिक स्पष्ट करने का श्रेय महाभाष्यकार पतंजलि को जाता है। इसलिए ये तीनों एक विशिष्ट कड़ी के रूप में आते हैं। तो इसलिए ये तीनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। किंतु
चूंकि अनुक्रम से आए हैं, पहले की अगर कोई चूक थी तो दूसरे ने संभाला, अगर दूसरे की कोई चूक थी तो तीसरे ने संभाला। अब यहां तक लगभग सारा मामला संभल गया, ऐसा ही माना जाता है। यद्यपि संसार में तो पूर्ण कुछ नहीं है सिवाय ब्रह्म के। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म बना पर है, तो ब्रह्म सत्यम, केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगन मिथ्या, बाकी तो सारा संसार ही मिथ्या है। तो इसलिए सिवाय ब्रह्म के चूंकि कुछ भी पूर्ण नहीं है, अतएव कहीं न कहीं तो संशयात्मक स्थिति हो सकती है। बावजूद उसके ये तीनों मुनित्रयी अब उसके बाद हजारों सालों के सापेक्ष तो अत्यंत पूर्ण है, माने बहुत अधिक स्थिति में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है विशेष विचारण करने की, क्योंकि बातें स्पष्ट कर दी गई हैं। फिर भी क्रम से पहले के सापेक्ष दूसरा और दूसरे के सापेक्ष तीसरा बरी है, इसलिए परंपरागत उसी रूप में यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम ये वाक्य प्रचलित है, क्योंकि नहीं सर्वः सर्वम जानाति, सब नहीं जानते, तो इसलिए कहीं कोई बात छूट सकती है, चूक हो सकती है। कोई गणित जानता है तो विज्ञान नहीं जानता, कोई विज्ञान जानता है तो अंग्रेजी नहीं जानता, कोई अंग्रेजी जानता है तो संस्कृत नहीं जानता, तो इसलिए ये विभिन्न विषय हैं। तो इसलिए नहीं सर्वः सर्वम जानाति, इस कारण से ये यदि कहीं संघर्षण की स्थिति बनती है तो पाणिनि की सापेक्ष कात्यायन और कात्यायन के सापेक्ष पतंजलि अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसी को यहाँ कहा गया यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम, माने उत्तरोत्तर मुनियों का प्रामाण्य स्वीकार करना चाहिए। तो इसलिए विशेष स्थितियों में इन सब बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है। तो अब संस्कृत व्याकरण में जो सवर्ण संज्ञा एक विशिष्ट चैप्टर है, उसका एक सामान्य रूप से संक्षेप में उसके सारगर्भित तथ्यों का अवलोकन करने का प्रयास किया गया। तो ये समय सापेक्ष चूंकि हम ध्यान रखते हैं कि 25 मिनट के इर्द गिर्द में ही जो हमारा प्रकरण होता है वह समाप्त हो जाए, क्योंकि जिज्ञासुओं की बहुत लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी। तो इसलिए हम संज्ञा प्रकरण में आज 7वां भाग पूर्ण कर रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि क्रम से जो देखे तो अनुक्रम में सभी भागों को देखने की कोशिश करेगा, तो उसे पूर्णतया अवगाहित हो सकेगा प्रकरण। अब इसके बाद का जो सूत्र आएगा वह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय, क्योंकि संज्ञा प्रकरण ही अपने में हजारों सवालों को लेकर खड़ा होता है। इसलिए अब कोई कह दे कि 10 सवाल 15 सवाल घिसे पीटे हैं, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जो भी हैं यदि बिल्कुल एक एक शब्द, एक एक बिंदु, एक एक वर्ण निकाल कर समझ लेंगे तो यह समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और फिर आप 10, 20, 5, 7, 8 सवालों से ही नहीं बल्कि हजारों सवालों से आप तृप्त हो जाएंगे, और चाहे जिस तरह से घुमा फिरा करके प्रश्न करेगा आप उस प्रश्नोत्तरी में सफल होंगे। तो इस तरह से आज सवर्ण संज्ञा का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब आगे के सूत्र पर फिर आगे दृष्टिपात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद।